नमस्कार दोस्तों। आज मैं तितली कहानी के तीसरे अध्याय के चौथे खंड के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। जब से श्याम दुलारी शहर चली गई हैं, धामपुर में तहसीलदार का एक आधिपत्य हो गया है। धामपुर के कई गांवों में पाला ने खेती चौपट कर दी है। किसान व्याकुल हो उठे हैं। तहसीलदार की कड़ाई और भी बढ़ गई है। जिस दिन रामजस का भाई पथ्य के अभाव में मर गया और उसकी माँ पुत्र शोक में पागल हो रही थी, उसी दिन जमींदार की कुर्की उसके यहाँ पहुँचती है। मंगू भी इसी ताक में बैठा है। मंगू के पास भी रामजस का कुछ कर्ज बचा हुआ है, तो वो भी इसी इंतज़ार में है कि उसके बैल को मैं लूँ और अपना कर्ज निकाल लूँ। यही सब चल रहा है और रामजस निर्विकार भाव से जैसे प्रतीक्षा कर रहा था कि किसी तरह सब कुछ लेकर संसार मुझे छोड़ दे और मैं भी माता के मर जाने के बाद इस गांव को छोड़ दूं। दूसरे ही दिन उसकी माँ भी चल बसती है और मधुबन ने उसे बहुत समझाया है कि तुम गांव छोड़कर मत जाओ, लेकिन रामजस ने निर्णय ले लिया है कि वो अब इस गांव में नहीं रहेगा। बस उसको कलकत्ते जाने की धुन थी। उस दिन जब बारात में हाथी बिगड़ा और मैना को लेकर मधुबन भागा, तो गांव भर में यही चर्चा थी कि मधुबन ने बड़ी वीरता का कार्य किया। लेकिन उसके कुछ शत्रु जैसे कि तहसीलदार, जैसे कि सुखदेव चौबे, पूरे समाज में ये फैलाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब किया धरा मधुबन का ही है, क्योंकि बाबा रामनाथ का वो सपोर्टर है और उनके सुधारक दल का वो स्तंभ है। इसलिए वो नाच गाना को रुकवाने के लिए उसने हाथी को कुछ ऐसा किया कि हाथी मतवाला हो गया, हाथी गड़बड़ा गया और हाथी बिगड़ गया और इस प्रकार से भगदड़ मच गया। और इस भगदड़ का फ़ायदा उठाकर वह मैना को लेकर भाग गया। इस बात की चर्चा मंगू के अलाव के पास हो रही है। रामजस इसका विरोध करता है कि नहीं, जो मधुबन भैया हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि देखो कि कैसे वो नौकरी भी करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं और सारा कुछ अकेले दम पर करते हैं, तो वो बहुत अच्छे आदमी हैं। और अगर वो मैना का प्राण बचा दिए तो इसमें क्या कोई पाप तो नहीं किया उन्होंने। अब मंगू रामजस के इस विचार का समर्थन नहीं करता है और उसको बोलता है कि तुम जैसे लोग उसके साथ न होंगे तो दूसरे कौन होंगे। उसी की बात सुनते सुनते अपना सब कुछ तुम गंवा चुके हो और अभी भी तुम्हारा मन उसकी बड़ाई करने से नहीं भरता। रामजस को ये बहुत बुरा लगा और वो तमक कर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें 4 पैसे हो गए हैं मंगू दादा, तो तुम बड़े अपने को समझदार और भले मानुस समझ रहे हो। अभी उसी का खेत जोतते जोतते गगरी में अनाज दिखाई देने लगा है तुम्हें और तुम उसी को भला बुरा कहते हो। मैं जो चौपट हो गया या मैं जो बर्बाद हो गया, तो मैं अपने दुर्दैव के कारण, अपने बुरे दिन के कारण बर्बाद हो गया हूँ, लेकिन मधुबन का तो इसमें कुछ नहीं है। मधुबन ने तो मुझे नहीं बिगाड़ा और तुम अपनी देखो। कहता हुआ रामजस बिगड़ कर वहाँ से चल निकलता है और रास्ते में सोचते चलता है कि मधुबन से मिलना भी आवश्यक है। वह बंजरिया की ओर चलने ही लगता है और सोचने लगता है अंदर अंदर कि ये गांव बड़ा ही कृतज्ञ है और बहुत ही घृणा करने लायक है, क्योंकि यहाँ पर लोग जिसके बदौलत, जिसके यहाँ काम करके बड़ा बनते हैं, थोड़ा सा धन प्राप्त कर लेते हैं, उसका ही विरोध करने लगते हैं। यह सोचते हुए वो आगे बढ़ ही रहा है कि उसको सामने से मधुबन आते हुए दिखाई देते हैं और वो उनको देख के चौंक उठता है। मधुबन के मुंह पर गहरी चिंता की छाया थी। फिर भी मधुबन ने रामजस से पूछा कि क्यों रामजस, कब जा रहे हो कलकत्ता। तो रामजस उनको बताता है कि मैं तो आज ही जाने को था, परंतु अब कल सवेरे जाऊंगा और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या अब मैं पूछूं तो आप बुरा तो न मानोगे। मधुबन बोलते हैं कि बुरा मानकर मैं कर ही क्या लूँगा, बोलो। तो रामजस उनसे पूछता है कि भैया तुमको क्या हो गया था जो तुम मैना को लेकर भागे। गांव भर में इसकी बड़ी बदनामी है। वह तो कहो कि हाथी अगर नहीं बिगड़ता तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बदनामी होने वाली थी। तो मधुबन बोलते हैं उसको कि और तुम्हें ये नहीं मालूम कि हाथी को भी मैंने ही बिगाड़ा।
जानबूझकर। तो रामजस थोड़ा सा शर्मिंदा होता है। और तो फिर मधुबन बोलते हैं कि तब फिर मैना के लिए क्या ऐसा नहीं किया जा सकता? जिन लोगों के पास रुपया है वो तो रुपया खर्च कर सकते हैं, और जिसके पास ना हो तो वो क्या करे? और मधुबन इस प्रकार कह के व्यंग करते हैं। तो रामजस उनको बोलता है कि नहीं नहीं, यह बात मैं नहीं मानता, क्योंकि मैना जो है वो मेरी भाभी के पैर की धूली के बराबर भी नहीं है। तो मधुबन उसको बताते हैं कि तेरी भाभी भी यही मानती है कि मैं मैना को जानबूझकर उठा ले गया। तो अब दोनों में बात होती है कि तब ये बात फैलाई किसने? रामजस बोलता है कि ये बात महंगू ने फैलाई है, वो तुम्हारी बदनामी करता है, जबकि तुम्हारा ही खाकर मोटा हुआ है और अपने अलाव पर बैठकर हुक्का पी रहा है, हुक्का हाथ में लिया हुआ है, और जैसे लगता है कि कोई बहुत बड़े का नाती हो। और मेरी अभी उससे एक झड़प हो गई है, और मैं ये निश्चित करता हूँ कि मैं गांव से जाने से पहले इसको थोड़ा ठीक करके जाऊँ। तो मधुबन उसको समझाते हैं कि नहीं नहीं रामजस, उसके ऊपर तुम संदेह न करो। वो सत्य है कि उसके पास 4 पैसे हो गए हैं, उसके पास साधन बल और जनबल भी है, और इसी से कुछ बहकी बहकी बातें करने लगा है वह, पर वह मन का खोटा नहीं है। संपन्न होने से इस तरह का अभिमान आ जाते देर नहीं लगती है। इस तरह की बात जब तुम गांव छोड़कर परदेश जा रहे हो तो तुमको नहीं सोचना चाहिए, और कोई भी कलंक लेकर तुम यहाँ से मत जाओ। मधुबन उसको समझाते हैं, और उसके बाद उसको बोलते हैं कि ये जो सब हो रहा है और ये मेरे बारे में जो प्रवाद फैलाया जा रहा है, ये मैं जानता हूँ कि कौन कर रहा है, लेकिन मैं कैसे बोलूँ? मैं अपना ही कलंक कैसे लोगों के सामने बताऊँ? तो रामजस उसको बोलता है कि भैया बता दो, मैं तो जा ही रहा हूँ। अगर मैं उस व्यक्ति को कुछ पाठ पढ़ा कर जा सकूँ तो मेरे लिए इससे खुशी की बात कुछ नहीं होगी। मधुबन उसको बोलता है कि ठहरो भाई, हम लोगों के संबंध में लोगों की जब ऐसी धारणा हो रही है तो सोच समझकर कुछ करना चाहिए और कहना चाहिए। जिसकी दुष्टता से यह सब हो रहा है उसके अपराध का पूरा प्रमाण मिले बिना दंड देना ठीक नहीं है। परंतु रामजस न कहने से पेट में एक हुक सी उठ रही है। तुमसे कहूँ तो मेरी लज्जा मेरा गला दबा रही है, लेकिन जब अब मैना को पता चल ही चुका है तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि उस दिन हाथी बिगड़ गया और भगदड़ मच गई। मैं मैना को लेके भागा तो मैं नहीं समझ सका कि मैं किधर जा रहा हूँ। मैं भागते भागते जब शेरकोट पहुँचा तो वहाँ मैं देखता हूँ कि दरवाज़ा अंदर से बंद है, और बाहर खड़ा चौबे बोल रहा है कि दरवाज़ा खोलो राजो, मैं बाहर खड़ा हूँ, तुम दरवाज़ा खोलो। इतना सुनते ही मेरा खून खौल उठा। मैंने मैना को छोड़कर उसको खूब पिटाई लगाई, खूब 2-2 हाथ उस पे जमाया। मैना ने रोक लिया, नहीं तो मैं तो आवेश में आकर उसकी हत्या ही कर बैठता। और यही जानकर जब राजू के साथ चौबे का कोई संबंध था तभी तो यह बात हुई। मैं थोड़ा सा रुक गया। तुम तो जानते हो कि मैं ब्याह के बाद शेरकूट गया ही नहीं। इधर यह सब क्या हो गया मुझे मालूम नहीं। मैं जल रहा हूँ अंदर से, मेरा हृदय जल रहा है, और मैं जानता हूँ कि चौबे ही इसकी जड़ में है, पर क्या करूँ? लोक लाज और अपना कलंक मेरा गला घोंट रहा है। रामजस ने अपनी लाठी पटकते हुए कहा, ब्याह करके तुम कायर हो गए हो, यह नहीं कहते? स्त्री का मोह हो रहा है। सुखदेव को तो मैं उसी दिन समझ गया था कि वो बड़ा पाजी है, जब वो माँ के मरने में इतनी नीचता करने के लिए मेरे घर आ गया था। उस नीच को मालूम था कि मेरा भाई पत्ते के लिए भूखों मर गया, और माँ दरिद्रता की उस घोर पीड़ा और अभिमान के कारण पागल होकर मर गई। परंतु श्रद्धा के अवसर पर वह निर्लज्जता से हट कर रहा था। मैं तो वैसे ढोंगी को वहीं पे मार देना चाहता था, पर मेरे खेत के लिए नीलामी की बोली बोलने आया था। तब मैं नहीं जानता था कि मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे धर्म और परलोक का पाठ पढ़ाता था। पैसे के बल पर धर्म और सदाचार का अभिनय करना भुलवा दूंगा मैं उसे। मैंने जो कुछ पढ़ा लिखा है सब झूठा था। आजकल क्या, सब युगों में लक्ष्मी का बोलबाला था। भगवान भी इसी के संकेतों पर नाचते हैं। मैं तुम्हारी इस झूठे पाप पुण्य की दुहाई नहीं मानता। रामजस बड़े आवेश में बोलता जा रहा है। मधुबन उसको समझाते हैं, तुम ठहरो रामजस, इस दरिद्रता का अनिवार्य कुफल लोग समझने लगे हैं। देखते नहीं हो गांव में संगठन का काम चलाने के लिए मिस शैला कितना काम कर रही हैं। मैं कायर हूँ, डरपोक हूँ, मुझे मुंह है, यह सब तुम कह रहे हो
केवल इसलिए कि मुझे भविष्य के कल्याण से आशा है। मैं धैर्य से उसकी प्रतीक्षा करने का पक्षपाती हूँ। रामजस बोलता है, मैं ये सब नहीं मानता। पेट के प्रश्न को सामने रखकर शक्ति संपन्न पाखंडी लोग अभाव पीड़ितों को सब तरह से नाच नचा रहे हैं। मनुष्य को अपनी वास्तविकता का जैसे ज्ञान ही नहीं रह गया है। तब तो यह सब बातें सुनने के योग्य नहीं रह जाती। प्रभुत्व और धन के बल पर कौन कौन से अपराध नहीं हो रहे हैं। तब उन्हीं लोगों के अपराध अपराध चिल्लाने का स्वर दूसरे गांव में भटक कर चले आने वाले नए कुत्ते के पीछे गांव के कुत्तों का सा हो गया है। यह सब मैं सुनते सुनते ऊब गया हूँ मधुबन भैया। मधुबन ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारे खेत की फसल नीलाम हो चुकी है, अब तुम उसको छुओगे तो मुकदमा चलेगा, इसलिए तुम चलो बंजरिया, तुम वहीं रहना। रामजस जैसे होठ को बिचकाकर और थोड़ा सा हंसकर उसके बात को हंसी में उड़ा देता है और बोलता है कि आज तो मैं कहीं नहीं जा रहा, आज तो मैं अपने खेत के हाबूस को भून कर खाऊंगा, और अगर कल मैं यहाँ रहा तो मैं बंजरिया में ही रहूँगा। रामजस चला जाता है, परंतु मधुबन के हृदय पर एक भारी बोझ डालकर वह बाबा रामनाथ की शिक्षा स्मरण करने लगता है। मनुष्य के भीतर जो कुछ भी वास्तविकता है उसे छिपाने के लिए जब वह सभ्यता और शिष्टाचार का चोला पहनता है, तब उसे संभालने के लिए व्यस्त होकर कभी कभी अपनी आंखों में ही उसको तुच्छ बनना पड़ता है। मधुबन के सामने ऐसी ही परिस्थिति थी। रामनाथ के महत्व का बोझ अब उसी के सिर पर आ पड़ा था। वो बनावटी बड़प्पन से पीड़ित हो रहा था। उसके मन में साफ साफ झलकने लगा था कि रामनाथ के लिए जो बात अच्छी थी वह उसके लिए भी 16 आने ठीक उतरे, यह असंभव है। जीवन तो विचित्रता और कौतूहल से भरा होता है, यही उसकी सार्थकता है। और वो मन मन सोच रहा है कि ये जो मेरी अर्धांगिनी है, जो तितली है, वो मुझे एक कठपुतली की तरह व्यवहार करना चाहती है। मुझे छोटी सी गुड़िया है वो, और मुझे पालतू सुग्गा बनाकर अपने पिंजरे में रख छोड़ा है उसने। और बहुत तरह की बात वो सोचने लगता है और सोचता है कि जब जब मैं उसे अपनी सफाई देता हूँ, उसकी गांठ खोलना चाहता हूँ, वो भयभीत और चौकन्नी सी हो जाती है। और फिर सोचता है कि पुरुष को सदैव स्त्री को संभालते पुचकारते ही बीते तो उसे बहुत बहुत बुरा है। उसे तो उन्मुक्त, विकासोन्मुख और स्वतंत्र होना चाहिए। उसके आचरण में, कर्म में नदी की धारा की तरह प्रवाह होनी चाहिए। तालाब के बंधे पानी सा उसके जीवन का जल सड़ने और सूखने के लिए होगा तो वह भी जड़ और स्पंदन विहीन हो जाएगा। ये सब सोच रहा है और साथ में सोच रहा है कि अभी अभी रामजस क्या कह गया है। उसका हृदय कितना स्वतंत्र और उत्साहपूर्ण है। मैं जैसे इस छोटी सी गृहस्थी के बंधन में बंधा हुआ बैल की तरह अपने सूखे चाड़े को चबाकर संतुष्ट रहने में अपने को धन्य समझ रहा हूँ। नहीं, मैं अब इस तरह नहीं रह सकता। सचमुच ये मेरी कायरता थी। चौबे को उसी दिन मुझे इस तरह छोड़ देना नहीं चाहिए था। मैं डर गया था। हाँ, अभाव जो है वो सब कुछ करवा देता है। झगड़े के लिए शक्ति, संपत्ति और सहाय भी तो होना चाहिए। यदि यही होता तब मैं उसे संग्रह करूँगा, पाजी बनूंगा। सब करते क्या है? सब तो यही करते हैं। संसार में चारों ओर दुष्टता का साम्राज्य है। मैं अपनी निर्बलता के कारण ही लूट में सम्मिलित नहीं हो सकता। मेरे सामने ही वह मेरे घर में घुसना चाहता था। मेरी दरिद्रता को वह जानता है। और राजू, ओह, मेरा तो धर्म भी झूठा है। मैं क्या किसी के सामने सिर उठा सकता हूँ? तब रामजस सत्य कहता है, संसार पाजी है तो हम अकेले महात्मा बनकर मर ही जाएंगे। मधुबन घर की तरफ मुड़ता है। वह धीरे धीरे अपनी झोपड़ी के सामने आकर खड़ा होता है। तितली उसी की ओर मुंह किए एक फटा कपड़ा सी रही है और भीतर राजो रसोई घर में से बोलती है कि सरसों का तेल ख़त्म है राजो, और आटा भी पीस जाना चाहिए। गृहस्थी का क्या ऐसे चलाई जाती है? तितली उसको जवाब देती है कि जी देखो ना, मलिया को मैंने कहा था कि आज की जो फसल तुम लेकर जा रही हो, आज का जो मटर लेकर जा रही हो, उसके बिकने के बाद उससे तुम तेल लेते आना, और आटा के बदले जौ, चना और गेहूं को मिलवाकर पिसवा लो दीदी। बाबू साहब को घर का कुछ चिंता ही नहीं है, तब तो जो होगा घर में वही खाएंगे ना। और कल का जो बोझ जाएगा उसमें अधिक दाम मिलेगा। करंजा सब बिनवा चुकी हूँ, बनिए ने मांगा भी है, तो गेहूं कल मंगवा लूँगी। तुम मुझसे क्या पूछती हो ये सारी बातें? मुझसे चिढ़कर तुमने ही तो मैना को ढूंढवा लाया है। तितली व्यंग करती है और दोनों हंसने लगती हैं। और राजू गुस्सा जाती है और बोलती है, बाहर में गई मैना, बहू मुझे हंसी अच्छी नहीं लगती। आ, मैं तेरी चोटी बांध दूँ।
मधुबन ये सारी बातें सुनता है और मन ही मन सोचता है कि एक निर्बल को दूसरी निर्बल स्त्री का सहारा मिल गया, अब दोनों एक दूसरे को संभाल लेंगी। मैना के कारण तितली जो मेरे से नाराज है, तो अब वो राजू को संभाल लेगी, और राजू जो कि अपने पाप के कारण निर्बल है, वो तितली को संभाल लेगी। ऐसा सोचते हुए मधुबन को शरीर की यौवन भरी संपत्ति का सहसा दर्प भरा ज्ञान होता है। स्त्री और मैना सी मन चली, मन ही मन वो सोच रहा है और सोचता है कि तब तो इस कूड़ा करकट में कब तक पड़ा रहूंगा। रामजस ठीक ही कहता था। न जाने कब हृदय की भूमि सोंधी होकर वट बीज सा बुराई का कोई छोटा सा बीज अपने अंदर समा लेती है। उसकी जड़ें गहरी और भीतर भीतर घुसकर अन्य मनोवृत्तियों का रस चूस लेती है। दूसरा पौधा आसपास का निर्बल ही रह जाता है। मधुबन ने एक दीर्घ निश्वास लेकर कहा, स्त्री को स्त्री का अवलंबन मिल गया है, अब मेरा क्या काम। और मधुबन हल्के मन से रामजस की खोज में निकल चलता है। इधर तहसीलदार की बैठक में चौबे जी पान चबाते हुए तहसीलदार को बोलते हैं कि देख रहा हूँ कि तुम अपना भी सिर तुड़वाओगे और गांव भर को भी विपत्ति में डालोगी। मैं अभी देखता आ रहा हूँ, रामजस बैठा हुआ अपने ऊपरवार खेत का जो जौ है उसको उखाड़ कर जला रहा है और बहुत से लड़के उसके आसपास बैठे हैं। उसका यह साहस नहीं होता यदि और लोग न उकसाते। यह मधुबन का पाजीपन है। मैं उसे बचा रहा हूँ, लेकिन देखता हूँ कि वो आग में कूदने के लिए कमर कसे हुए है। बड़ा क्रोध आता है। चौबे, मैं भी तो समय ही देख रहा हूँ। बीबी रानी के नाम से हिस्सेदारी का दाखिल खारिज हो गया है। मुख्तारनामा मुझे मिल जाए तो एक बार इन पाजियों को बता दूं कि इसका कैसा फल मिलता है। और आपस में वो लोग बातें करते हुए ये चर्चा भी करते हैं कि मधुबन तो ये बोलता है कि तहसीलदार तो मेरे टुकड़ों पर पला हुआ कुत्ता था और आज वो तहसीलदार बन गया है, आज वो जमींदार का तहसीलदार बन गया है, तो अपने को बहुत बड़ा आदमी समझता है। और तहसीलदार बोलता है कि पला तो हूँ, पर देख लेना कि उससे टुकड़ा न तुरवाऊँ तो मैं तहसीलदार नहीं। मैं भी सब ठीक कर रहा हूँ। बंजरिया और शेरकोट पर घमंड हो गया है सुखदेव। अब क्या यहाँ इंद्रदेव या श्याम दुलारी फिर आने वाली हैं? वो नहीं आने वाले। देखना इन सब की मैं कैसे नाच नचाता हूँ। अब ये सब बात चल रही है और दोनों में ये डिसीजन होता है, दोनों में ये निर्णय होता है कि सुखदेव चौबे रामजस को जाकर समझाएंगे कि तुम्हारी तो खेत की कुर्की हो चुकी है, तो तुम इसको छू कर बड़ा अपराध कर रहे हो। और वो जाता है रामजस के खेत पर। वहाँ लड़कों की भीड़ जुटी थी। पूरा भोज का सा जमघट था। कोई बेकार नहीं था। कोई उछल रहा था, कोई गा रहा था, कोई जौ के मुट्ठों की पत्तियां जलाकर झुलसा रहा था और रामजस जैसे टिड्डियों को बुला लिया हो ऐसी वाली स्थिति वहाँ पे थी। और उसके खेत के सामने जो उसकी झोपड़ी थी, जैसे लग रहा था वो रखवाली कर रही है, उसमें से सूखे हुए खरों को खींचकर वो लड़कों को दे रहा था। जिसके यहाँ कोल्हू चल रहा था वे दौड़ कर अपने अपने घरों से ऊँग का रस ले आते थे। ऐसा आनंद भला वे कैसे छोड़ सकते थे। एक लड़के ने कहा, रामजस दादा कहो तो ढोल भी ले आवे। रामजस डांटता है, बोलता नहीं बे, रात को चौताल गाया जाएगा, अभी तो खूब पेट भर कर खा ले। अभी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सामने से सुखदेव आता है और बोलता है रामजस को कि यह क्या हो रहा है रामजस, कुछ पीछे की भी सुध है क्या? जेल जाने की तैयारी कर रहे हो? रामजस बोलता है, क्या तुम हथकड़ी लेकर आए हो? चौबे उसको समझाने लगता है, नहीं भाई, मैं तुम्हें तो समझाने के लिए आया हूँ। मैं ऐसा अगर करोगे तो तुम जेल जा सकते हो, ये मैं तुम समझा रहा हूँ। तो रामजस बोलता है कि इस खेत को मैंने अपना हाड़ तोड़कर जोता और बोया है। सब कुछ चौपट हो जाने के बाद भी जेल जाना पड़े तो ये खेत तुम्हारे बाप का है। तुम होते कौन हो? मैं इसको लुटा दूंगा। सुखदेव उसको फिर भी समझाते हैं और बोलते हैं कि तुमको पीछे मालूम पड़ेगा, अभी तुम मधुबन के बहकावे में आ गए हो, जब चक्की पीसनी होगी तब हेंकड़ी भूल जाओगे। रामजस उसको कहते हैं, तुम सीधे सीधे यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम्हारी मस्ती उतार दूंगा। कहकर रामजस सीधा तनकर खड़ा हो जाता है। सुखदेव भी क्रोध में आकर कहता है कि एक झापड़ दूंगा, दांत झड़ जाएंगे। मैं समझा रहा हूँ और तुम बहका जा रहा है। तुमने मुझको भी मधुबन भैया समझ रखा है क्या?
अच्छा तोलते जाओ बच्चू, कहकर रामजस लाठी उठाया और दनादन 2 लाठी उसके मोढ़े पर जड़ दिया। चौबे जी वहीं पे बेहोश होकर लिट गए। गांव भर में हल्ला मच गया, लोग इधर उधर दौड़कर भागे। मांगू बोलने लगा, यह बड़ा अंधेर है, ऐसे नवाबी तो नहीं देखी, भला कुर्क हुए खेत को कोई इस तरह तहस नहस करता है। पांडे जी बोलने लगे कि चौबे जी को पहले उठाओ, नहीं तो ये यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। पंडित जी के कहने पर लोगों को मूर्छित चौबे का ध्यान आया और उसको उठाकर लोग ले जा रहे थे। तभी मधुबन वहाँ आया। उसने सुन लिया कि सुखदेव पिट गया। मधुबन ने क्षण भर में सब समझ लिया। उसने कहा, रामजस अब जो कर लिया वो कर लिया, अब चलो मेरे साथ। रामजस बोलता है कि ठहरो दादा, अब इस महंगू को भी मैं थोड़ा सा इलाज समझा ही दूँ। मधुबन उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि अरे महंगू बूढ़ा है, उस बेचारे ने क्या किया है, अधिक उपद्रव न बढ़ाओ, जो किया वो कर लिया, अच्छा किया, अब चल। अभी मधुबन उसको समझा ही रहा था कि छावनी से 10 लठबाज दौड़ते हुए पहुंच गए। मार मार की लड़कार बढ़ चली। मधुबन देखा कि रामजस तो अब मारा जाता है। उसने हाथ उठाकर कहा, भाइयों ठहरो, बिना समझे मारपीट नहीं करनी चाहिए। इतने में तहसीलदार पहुंच जाता है और तहसीलदार बोलता है कि यही पाजी तो सब बदमाशी की जड़ है। और मधुबन पर लाठियाँ छूट पड़ती हैं, दन दनादन लाठियाँ चलने लगती हैं। 2-3 तक तो मधुबन अपने आप को बचाता है, लेकिन जब चोट लग जाती है तो उसको भी क्रोध आ जाता है और वो लपक कर एक लाठी छीन लेता है और रामजस की बगल में जाकर खड़ा हो जाता है। इधर 2 उधर 10 जमकर लाठी चलने लगती है। मधुबन और रामजस जब घिर जाते हैं तो लाठी टेक कर 10-10 हाथ दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। 6 आदमी गिरे और रामजस भी लहू से तर हो गया। गांव वाले बीच में आकर खड़े हो गए। लड़ाई बंद हुई। मधुबन रामजस को अपने कंधे का सहारा दिए धीरे धीरे बंजरिया की ओर लेकर चला जाता है। कहानी बड़े ही रोचक मोड़ पे आ चुकी है। आगे के अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरीके से अब बाबा रामनाथ की कही हुई बात, मिसेस शैला की कही हुई बात, तकदीर के लिखे हुए इबारत के कारण मधुबन के लिए मानना असह्य हो जाता है, कैसे वो फंसता चला जाता है। कहानी के अगले भाग में, कहानी के इस भाग में जो बात मुझे थोड़ी सी लगी, अच्छी लगी बुरी लगी मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो एक जगह मुझे ये लगा कि जब वो सोच रहा है और सोचते सोचते तितली के बारे में वो ये सोचता है कि पुरुष को सदैव यदि स्त्री को सहलाते पुचकारते ही बीते तो बहुत ही बुरा है। उसे तो उन्मुक्त, विकासोन्मुख और स्वतंत्र होना चाहिए। संसार में उसे युद्ध करना है। वह घड़ी भर मन बहलाने के लिए जिस तरह चाहे रह सकता है। उसके आचरण में, कर्म में नदी की धारा की तरह प्रवाह होनी चाहिए। तालाब के बंधे पानी सा उसके जीवन का जल सड़ने और सूखने के लिए होगा तो वह भी जड़ और स्पंदन विहीन हो जाएगा। यहाँ पर मधुबन की जो मन की बात है ये मेरे मन को थोड़ा सा विचलित कर गई, क्योंकि जब पुरुष स्वयं में निर्णय लेने लायक नहीं होता तो इसी तरह से स्त्रियों को आरोपित करके अपने मन को मुक्त करता है, स्वच्छंद करता है। तो जयशंकर प्रसाद महोदय ने एक पुरुष के अंतर्मन की जो बात है उसको बड़े ही अच्छे ढंग से यहाँ पर बिखेरा है और मुझे आशा है कि ये अध्याय आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आगे की कहानी लेकर पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।